हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब, और वो क्यों बताया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जो सिंपल सेंटेंस सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि द सेंटेंस हैविंग सिंगल फाइनाइट वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल सिंगल यानी केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है बेटा, केवल एक फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल बेटा। द बॉय एट एन एप्पल, लड़के ने एक एप्पल खाया। सिंगल वर्ब दिखाई दे रहा है एट। ठीक, हालांकि ये भी बात है कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पर्सन और नंबर के साथ इसमें चेंज नहीं आता है, लेकिन यदि फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसमें चेंज आ जाएगा। तो आपको जो भी कंसीडर करना है, फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ध्यान में रख के कंसीडर करना है। यदि एट की जगह ईट होता और हम द बॉय की जगह बॉयज कर देते तो उसमें चेंज आ जाता। सिंगुलर, द बॉय सिंगुलर है, तो यदि फर्स्ट पर्सन में हम करते तो होता द बॉय ईट्स, EATS, ईट्स एन एप्पल, और द बॉयज करते तब ईट होता, EAT, ईट। ठीक है, भले ही ये सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन इस वर्ब का यूज़ ऐसी जगह पर है कि यदि इसका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता तो नंबर और पर्सन के चेंज होने पर इस वर्ब में चेंज हो जाता। ठीक है, और इस सेंटेंस में वैसे भी क्लियर है, सिंगल वर्ब है ही केवल ये, और फाइनाइट है ही, तो ये सिंगल फाइनाइट वर्ब होने के कारण ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बस यही केयर करना है आपको, यदि सिंगल फाइनाइट वर्ब है तो यानी वो सिंपल सेंटेंस है। अब आइए कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों ही सेंटेंसेस में देयर आर मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, वन से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होंगे, कंपाउंड में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। अब कहोगे तो फिर क्या डिफरेंस हुआ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं बताती हूँ, सुनिएगा। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस जो है, ये तो क्लियर है कि भाई फाइनाइट वर्ब मोर देन वन होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस के पहले देखा जाए कितने पार्ट हो रहे हैं। भाई 2 फाइनाइट वर्ब होगा तो 2 पार्ट्स हो सकते हैं सेंटेंस के, और ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होगा तो और ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है। द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, देखिए एक वर्ब यहाँ आ रहा है, द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल एंड द पुलिसमैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड। एक सेंटेंस ये हुआ पूरा, और नेक्स्ट सेंटेंस द पुलिसमैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है किससे? एंड से। यदि मान लीजिए एंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और दोनों सेंटेंस को अलग अलग रीडिंग करिए। द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, थीव दीवार पर से कूदा, यानी दीवार फांद गया, ये सेंस है। ओवर द वॉल का मतलब द पुलिसमैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पुलिसमैन पीछे रह गया। यदि आप देखें तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है,
एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, एकदम आप अलग से इसको राइट कर सकते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, कंप्लीट सेंटेंस है ये। और ये इसको भी आप देखें तो कंप्लीट सेंटेंस है। द पुलिसमैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यदि ऐसे दो सेंटेंसेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसे दो सेंटेंस जो इक्वल इम्पॉर्टेंस के हों, पहली बात। दूसरी बात, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हों, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों। जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप ज्वाइन करके एक बिगर सेंटेंस बनाते हैं, बिग सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है। एक वर्ड होता है क्लॉज, ठीक है, उसकी जानकारी अभी कुछ बच्चों को होगी, कुछ को नहीं, वो मैं क्लियर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये आप समझिए कि ये एक पार्ट जो है वो एक क्लॉज है, ठीक है, और ये एक पार्ट जो है एक क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को ऐड किया गया है किससे? एंड से। तो इक्वल इम्पॉर्टेंस के यदि दोनों क्लॉज हैं तो वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट आइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो क्लियर है कि इसमें भी मोर देन वन फाइनाइट वर्ब होगा। अब जरा इसके क्लॉजेस को चेक करते हैं। मीना स्विच्ड ऑन द लाइट ऑफ द रूम। मीना ने रूम की लाइट को ऑन कर दिया। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर अंधेरा था। अब जरा इसको देखिए, हम लोग जरा सा डिवाइड करें। यदि हम यहाँ तक सेंटेंस बनाते हैं, मीना स्विच्ड ऑन द लाइट ऑफ द रूम, मीना ने रूम की लाइट को ऑन कर दिया, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। अब जरा इधर देखिए, बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड। मैं आपसे बोलूँ, केवल इतना बोलूँ मैं आपसे कि बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर अंधेरा था। सेंटेंस तो ठीक है, कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि बाहर अंधेरा था, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बाहर अंधेरा था, यानी ये क्लॉज जो है ये आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ इनकम्प्लीट है, बात कुछ कंप्लीट नहीं है ये, यानी ये क्लॉज डिपेंड है किस पर? इस क्लॉज पे। जिस क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग आ जा रहा था उसको कहोगे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था, जो डिपेंड है इस क्लॉज पे, जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, ये क्लॉज जो है बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, ये डिपेंड है इस क्लॉज पे। तो जो क्लॉज डिपेंड है दूसरे क्लॉज पे उसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये ऊपर वाला प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होगा वो होगा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो एक बार फिर से बेटा, ऐसा सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब उसको सिंपल हो जाएगा, एंड सच टाइप ऑफ सेंटेंस हैविंग मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज।
it may be complex or it may be compound. Then you have to read the sentence very carefully. If you see that the clauses are of equal importance, जो भी clauses हैं sentence में वो equal importance के हैं, then the sentence will be compound sentence. And if you see that one clause depends on another clause, जब आप ये देखें कि एक clause तो इसमें दूसरे clause पे depend कर रहा है, बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस का नहीं है और फ्री नहीं है एकदम से, बिना दूसरे से जुड़े उसका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा है, एक क्लॉज ऐसा है सेंटेंस में, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो ये बातें थी बेटा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। एक चीज़ और केयर करिएगा, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, आप स्टडी करते हो, समझते हो चीज़ों को, यदि आप मीनिंग अच्छे से समझ लो सेंटेंस को तो डिसाइड भी कर लेते हो कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। लेकिन और एक और हिंट आपकी हेल्प कर सकती है। देखिए, जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ यूज़ हुआ है जिस सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है वो सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक लिस्ट बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ऐसा नहीं है कि सारे कंजंक्शन यहाँ इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल जो कंजंक्शंस हैं उनको यहाँ कैटेगराइज किया गया है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आप इससे भी हेल्प ले सकते हो बेटा कि यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है दैट मीन्स वो कंपाउंड सेंटेंस है, और यदि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट है, देखिएगा ध्यान से। एंड, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक ही सेंटेंस में आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, एक ही सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में दोनों का यूज़, बोथ एंड, और, अदरवाइज, एल्स, आइदर और, सिंगल सेंटेंस में ही दोनों का यूज़, नाइदर नॉर, सो, देयरफॉर, फॉर, बट, स्टिल, येट, ओनली, व्हाइल, वेयरएज, नेवरदलेस। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट देखिए, इफ, वेदर, दैट, और क्वेश्चन वर्ड सारे, वेयर, होम, जो भी है, वाई, बिकॉज, एज, सो दैट, लेस्ट, अनलेस, ऑल्दो, दो, देन। देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं और इसमें करेक्शन कर दे रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि आपने तो इतने की लिस्ट दी, इसमें लगा दीजिए ETC, इसके अलावा भी बेटा है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी कंजंक्शन है, लेकिन जो एक जनरल यूज़ में आने वाले हैं कंजंक्शंस उनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है ताकि थोड़ी सी आपको सुविधा होगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। लेकिन आप केवल ये देख करके मत डिसाइड कर दीजिएगा कि सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, स्टडी ज़रूर करिए, सेंटेंस की मीनिंग को समझिए, उसमें ये ध्यान दीजिए कि दोनों क्लॉज जो हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं या एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। पहले ये खुद अपने माइंड में फैसला करिए, उसके बाद फिर इसकी हेल्प लीजिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक है बेटा।